बहुचर्चित मानेसर कांड के समय आपकी चर्चा सचिन पायलट गुट में की जा रही थी। बाद में ऐसा क्या हुआ जब आप चर्चा फिर अशोक गहलोत गुट में की जाने लगी? और इसमें कहा जा रहा है कि हरीश चौधरी की एक महत्वपूर्ण भूमिका है और कांग्रेस पार्टी में कहा जा रहा है कि अब की बार जिताऊ और टिकाऊ कैंडिडेट को टिकट दिया जाएगा। जैसलमेर में पिछले अगर 5 सालों के राजनीतिक इतिहास को देखें तो कांग्रेस के सामने जब भी राजपूत कैंडिडेट को टिकट दिया गया है, हजारों बीघा जमीन जो बंजर मान ली गई थी वो औरन में तब्दील करवाया, राजस्व कोर्ट में दर्ज करवाया, जिसमें बस 15 साल। क्या कहानी है? औरन का मतलब पेड़ पौधों को जीवित रखना, उसका संरक्षण करना। तो मैंने स्टडी की कि पेड़ पौधों के रहने से क्या क्या बेनिफिट्स है, नहीं रहने से क्या क्या नुकसान है। बच्चे बच्ची की सगाई होती है, जब तक सगाई नहीं हो फ्री है, कोई भी उसको डिमांड कर सकता है मेरे यहाँ सगाई हो, मेरे यहाँ। फिर एक टाइम आता है सगाई हो जाती है, फिर वो सब बाराती उस बारात में जाते हैं। रात को तो जो है 3 घंटे ही नींद लेते हैं। इतनी सच्चाई है इस बात। रूपाराम जी के सामने आज की तारीख में जैसलमेर में सबसे बड़ा कंपटीटर कौन कहेगा वही रूपाराम करेगा, ये दोनों को पता है। नमस्ते, मेरा नाम कुलदीप है। आप 24 न्यूज राजस्थान का खास कार्यक्रम टॉक पॉलिटिक्स देख रहे हैं। आज मेरे साथ जैसलमेर विधायक रूपाराम धनदेव है। आप राजस्थान हैंडबॉल संघ के अध्यक्ष भी है। सर, 24 न्यूज राजस्थान के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आपने हमें समय दिया, थैंक यू। इसके लिए आपका शुक्रिया। सर, हैंडबॉल संघ के अध्यक्ष, मेघवाल समाज के अध्यक्ष, जैसलमेर से विधायक, और उससे पहले आप जलदाय विभाग में मुख्य अभियंता रहते हैं। राजनीतिक महत्वाकांक्षा शांत नहीं होती? राजनीतिक महत्वाकांक्षा का मतलब ये है कि भी आप जिस एरिया में रहते हो, जिस स्टेट में रहते हो, वहाँ की क्या तकलीफें हैं और उनका क्या समाधान है, उसमें आप क्या सहयोग कर सकते हो। तो मैं जब से पढ़ता था, इंजीनियरिंग की मैंने, तब भी जन सेवाएं वगैरह करता रहता था। विकलांगों के कैंप लगाना, ब्लड डोनेशन करना, इस प्रकार चीज़ें करते थे। राजनीति में आओ इसका मतलब हेल्प करनी। और मैं नौकरी में रहा 35 वर्ष तक, तब ये सिलसिला जारी था। और राजनीतिक रूप में नौकरी में करते हुए भी राजनीति में किसको किधर जाना चाहिए, जनता को सलाह भी दिया करते थे, कोई गुनाह है नहीं। तो मैं शुरू से था। चीफ इंजीनियर बनने के बाद में होल टाइमर पूरे समय एकदम राजनीति में आके लोगों की, पशु पक्षी की, सबकी सेवा करूं। तो मैं 2013 से सीधा ही राजनीति में ओपन आ गया। बाकी पहले भी हम करते थे, पूरा ध्यान रखते थे राजनीति में कोई लोग सही मार्ग पे जावे, इसका हम पहले भी ध्यान रखते थे। चीफ इंजीनियर रखा, राजनीति भी पब्लिक टच का पूरा काम है। कौन सा काम ज्यादा अच्छा है? आपकी जितनी भी ब्रेन और फिजिकल कैपेसिटी है और जो भी आपका रिसोर्स पर्सन है, आप कहीं भी रहो तो उसका पूर्ण सदुपयोग करना चाहिए। तो मैंने नौकरी में भी किया। नौकरी में डिपार्टमेंट का काम था, थोड़ा समय कम दे पाते थे राजनीति में या जन सेवा में। तो अब होल टाइमर है, पूरा काम यही करते हैं, लोगों की सेवा करना, स्टेट के लिए क्या करना, जिले के लिए क्या करना, मानव के लिए क्या करना। तो अब इसी में लगे हुए हैं, रात दिन लगे हुए हैं। आपको कभी ऐसा लगा जो लोकप्रियता हासिल हुई है इन सालों में, तो इन लोकप्रियता को खोने का डर कभी एहसास रहा? मैंने कभी मुड़ के नहीं देखा। और कलयुग आ गया है। कुछ लोग हो सकते हैं 1-2% जो अच्छे काम के बाद भी वफादार या टीम में सम्मिलित नहीं होते हैं। हम लोग उस परवाह नहीं करते हैं। जो नीडी आदमी है, कोई भी आवे, उसकी मदद करते हैं। विकास के काम एरिया में क्या जरूरत है, उसके अंदर आगे बढ़ के सेवा करते हैं। कौन क्या करता है जो हमें मन को अच्छा लगे, परिस्थितियों के अनुसार क्या होना चाहिए, वो करते रहते हैं। कौन नाराज होगा, अपनी पेट अच्छी होगी खराब होगी, ये निर्णय आम जन को करना है या आप लोगों को करना है।
हम लोग जो उद्देश्य है उसे भटकते नहीं है, करते रहते हैं। कई बार क्या होता है, इंसान लोकप्रिय हो जाता है तो उसके मन में एक ये भी ख्याल रहता है कि कभी कोई ये लोकप्रियता अगर खो गई, तो एक असहजता जो मन में उस भाव को लेकर रहती है, उसके बारे में मैं चर्चा कर रहा था। तो पराम जी रात को जो है 3 घंटे ही नींद लेते हैं, कितनी सच्चाई है इस बात में? शुरू से मैं पढ़ता था, जब लगभग 21-22 वर्ष की आयु तक पढ़ाई वढ़ाई करते रहे, तो पढ़ने के लिए भी मेहनत करनी पड़ती थी। पढ़ते तब भी घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, तो मजदूरी भी करते थे। घर का पालन पोषण करने के लिए भी मेहनत करनी पड़ती थी। तो इन सब सिस्टम को देखते हुए वहाँ जो आवश्यकता थी उसके अनुरूप सोने को समय मिलता ही नहीं था। अच्छा। तो 2-3 घंटे 4 घंटे जो भी सो लिए, झपकी ले ली। तो शुरू से ये बॉडी ऐसी है, कई लोग आपने देखा होगा संत महात्मा एक टांग पे खड़े रहते हैं, रोटी नहीं खाते हैं, कोई जल ग्रहण नहीं करते हैं। तो परिस्थितियों को देखते हुए शुरू से ही 3-4 घंटे की नींद पे जो वर्क था, पहले पढ़ाई का था, फिर सर्विस का था, फिर पॉलिटिक्स में आ गए। तो आज भी उम्र करीब करीब 68 वर्ष की हो गई है, लेकिन आज भी 3-4 घंटे की नींद पे मेरे को दूसरे दिन में तो थकावट आती नहीं, ब्रेन की कैपेसिटी कम होती है। निरंतर काम करते हैं, आज भी कर रहा हूँ। राजनीति में आने के बाद नींद की कमी हो जाती है, ऐसा लगता है आपको? नींदें उड़ जाती है? ऐसा होता है कि जो जिसने कोई पहली बार कोई चीज करने लगा हो तो उसको लगता है हम समझ आई तब से यही कर रहे हैं, तो हमारे कोई नयापन नहीं है। मेहनत करनी है, मजदूर है तो उसको पावड़ो चलाना है। नौकरी में थे, जल PhD में मैं था, पानी की व्यवस्था करनी थी। अब पॉलिटिक्स में है तो जो हमारी ड्यूटीज है, पार्टी के जो निर्देश है, नीति है, उसके अंदर काम करते रहते हैं। अपने कोई विचलता नहीं होती, कोई थकावट नहीं होती। आपने जैसलमेर में हजारों बीघा जमीन जो बंजर मान ली गई थी, उसको औरन में तब्दील करवाया, राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाया। ये संघर्ष 15 साल का था। क्या कहानी रही सर? अपने जो बुजुर्ग थे उनकी काफ़ी अच्छी सोच थी। यहाँ एरिया काफ़ी ज़्यादा है, मेरी विधानसभा का जैसे क्षेत्रफल है वो राजस्थान के 7 जिलों के बराबर है, 31 विधानसभा के बराबर है। और जो इजराइल देश है उससे डेढ़ा है। इजराइल का क्षेत्रफल करीब 19,000 वर्ग किलोमीटर है, मेरे 28,000 वर्ग किलोमीटर है। इजराइल देश से डेढ़ा है। तो यहाँ एरिया को देखते हुए शुरू से पशु पालन का व्यवसाय अधिक रहा है। 1:6, मतलब एक आदमी है तो 6 मवेशी है। तो जो पूर्वज थे उन्होंने देखा भी इतनी मवेशी है, और एक दिन मवेशी को मवेशी जो दूध है, घी है, दही है और भी आहार मिलता है वो ऑर्गेनिक होता है। तो लोगों ने उस वक्त एहसास किया था कि नीड रहेगी, उसके लिए चारा भी चाहिए। तो लोग डर बगैर कोई मानते नहीं थे। कानून कायदे तो उस वक्त कम थे। तो ओरण का मतलब होता है कि जो प्रचलित वहाँ पे इष्ट देव थे, तो पर्टिकुलर एरिया को वो ओरण उस देव के नाम से कर लेते थे। फिर कोई भी ग्रामवासी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, तो उसको डैमेज नहीं करते थे, पेड़ को काटते नहीं थे। जब नहीं काटे तो फिर वो बढ़ते रहते थे। उससे फिर फ्रूट्स वगैरह होते, बेर है, केर है, ठीक है ना, पीलू है, तो केर सांगरी है, तो ये लोग खाते उसको, मतलब उसका फल ले सकते हो। आप डाली नहीं काटोगे, फल ले सकते हो। उसके पत्ते झड़ गए तो बकरियां खाती थी, गाय भी खाती थी। तो इस प्रकार ये एक लोगों के और हर जीव के लिए जीने का एक पौष्टिक आहार देते थे वो। अब इसको समय के साथ ऐसा आ गया कि लोग उसका जब कानूनी कोई जामा नहीं पहना हो तो और कुछ नहीं हो तो काटने शुरू कर दिए, कंपनियों को अलॉट होनी शुरू हो गई। तो ये भविष्य के लिए खतरा था। शुरू में जब अमीन सेटलमेंट के तहत आए, कुछ लोग होशियार थे, उन्होंने लिखा दी साहब हमारी ओरण है देवी देवता के, इन्होंने राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कर लिया। पर अधिकतर मुंह बोली ही ओरण रह गई, राजस्व रिकॉर्ड में नहीं थी।
देश आज़ादी के बाद में ये ओण का सिस्टम राज्य में हर जगह नहीं है, लैंड उपलब्ध नहीं है। तो यहाँ लैंड उपलब्ध थी, पशुधन अधिक था, यहाँ की नीड थी। मेरे से पहले विधायक रहे, राजस्थान के मुख्यमंत्री कई रहे, सब विधायकों ने प्रयास किया, लेकिन ढंग से वो नीड को एक्सपेंड नहीं कर पाए। तो राजस्व रिकॉर्ड में 1 बीघा भी मोटे तौर पे दर्ज नहीं हो पाई, सिर्फ मुंह बोली ही रह गई, ओरनें खत्म होने लगी। तो मैंने इसकी स्टडी की। ओरण का मतलब पेड़ पौधों को जीवित रखना, उसका संरक्षण करना। तो मैंने स्टडी की कि पेड़ पौधों के रहने से क्या क्या बेनिफिट्स है, नहीं रहने से क्या क्या नुकसान है। तो मैंने वर्ल्ड की कई जगह का पता किया। आजकल बहुत छोटा सा है, कहीं भी जाके गूगल पे सर्च करके देख लो। जैसलमेर के आंकड़े देखे, जहाँ ओरण संरक्षित है, पेड़ पौधे हैं, वहाँ बरसात 8 इंची हो जाती है, बादलों को अट्रैक्ट करती है। जहाँ खुला पड़ा है वहाँ 4 इंची होती है। और जहाँ ओरण है वहाँ की भेड़ बकरियाँ वगैरह, उसका ग्रोथ भी ज़्यादा होती है। वहाँ का बकरा 8,000 रुपये में बिकता है, तो बिगर ओरण वाला है जहाँ खाने को कुछ है नहीं, वो 6,000 में बिकता है। तो ये सब स्टडी करके ये देखा कि भी ओरण की जानी है, क्योंकि जैसे पहले से रिजेक्ट हो रही थी, तो मैं कोई स्पेशल एमएलए तो हूँ नहीं, फिर रिजेक्ट हो जाएगी। तो मैंने डाटाज कलेक्ट किया, फिर माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया। वो हर चीज़ को जानते हैं, मारवाड़ के रहने वाले हैं, तो उनके भी दिमाग में ये था कि ओरण तो होनी चाहिए, लेकिन 1000 बीघा क्यों, 2000 बीघा हो, 50-60 बीघा होना चाहिए। फिर मैंने उनको नीड भी बताई और यहाँ जो जमीन उपलब्ध है वो भी बताई उस सापेक्ष में। जैसे मेरी विधानसभा का क्षेत्रफल है वो लगभग 28 लाख हेक्टर है। अब 28 लाख हेक्टर में जो खातेदारी का नाम 7-8% ही है, दूसरे अदर यूज करो तो 5-7% है। लोगों को अलॉट कर दो, सोलर सिस्टम में लगाओ तो भी 5-7% जरूरत है। तो कम से कम 60% जमीन वैसे ही उपलब्ध है। तो उपलब्ध है तो उसको क्यों नहीं आरक्षित कर दिया जाए ओरण के लिए, जो वास्तव में ओरण है। तो इन तर्कों में दम था। तो मैंने ओरण का राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करना शुरू किया। आलाजी के ओरण बोलते हैं, देवता है आलाजी, सलखा कनोई साइड में है। लगभग 12,000 बीघा आलाजी के नाम पे कराई, 6,000 देगराई ओरण है। इस प्रकार और भी हर गांव में लोगों ने अपने अपने इष्ट नाम से उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ओरण को आरक्षित कर रखा था। राजस्व रिकॉर्ड में नहीं था, लेकिन गांव वालों ने कर रखा था, पीढ़ियों से कर रखा था। तो ऐसी मैंने, टाइम लगता है, प्रोसेस होती है फाइल, ऐसी मैंने करीबन 10 ओरनें आरक्षित और राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करा दी है। और जिसका कुल जो रकबा है वो लगभग 30,000 बीघा है, बहुत बड़ा है 30,000 बीघा। और मेरा प्लान है कि कम से कम 1-1.5 लाख बीघा और दर्ज हो जाए। 40-50 हज़ार पहले से दर्ज है, तो 2.5 से 3 लाख बीघा और में राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हो जाएगी। तो फिर वो संरक्षित रहेगी। अकाल पड़ता है तो जिस गांव में अकाल पड़ गया वहाँ की ओरण थोड़ी कमजोर होती है, और जो जहाँ थोड़ा जमाना पानी ठीक वर्षा है वहाँ ओरण अच्छी होगी। फिर इस ओरण में सेवन घास, मुर्ट वगैरह इस प्रकार की घास भी लगा देंगे वन विभाग के थ्रू। जहाँ पेड़ ज़्यादा डिस्टेंस पे हैं उनको थोड़े सघन लगा देंगे। तो एक यहाँ की आर्थिक स्थिति है उसमें बदलाव आएगा। और यहाँ के जो पशु है, भेड़ बकरी भैंस गाय, तो यहाँ का जो उत्पाद होगा वो राजस्थान में, इंडिया में और इंडिया से बाहर भी एक्सपोर्ट होगा। तो ये सोच के साथ मैंने काम किया। उसमें सभी आप लोगों का सहयोग रहा, जनता का सहयोग रहेगा, और एक प्रत्यक्ष या परोक्ष में शक्ति है देवी देवता की, उनका आशीर्वाद रहा। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेरी पहल को साकार मानते हुए और इस चीज का किया। अब ये रीत निकल गई है। अब कोई भी, पहले कोई ये था भी राजस्व रिकॉर्ड में ओरण दर्ज हो ही नहीं सकती, एक मिथक बन गया था। 15 साल का संघर्ष। हाँ, 75 वर्ष का, 15 भी नहीं। मेरी जानकारी में हाँ, 15 से दिख रहा है कि पहले सोशल मीडिया नहीं था ना, आप लोग नहीं थे इस प्रकार से
तो बातें बाहर नहीं आती थी, ठीक है ना। बाकी देश आज़ादी के बाद में जब से सरकार बनी है डेमोक्रेसी की, तब मांगे उठती रही, लेकिन करा कोई नहीं पाया। आज की तारीख में प्रैक्टिकल हुआ है। और इसमें जो पशुधन है, आज मेरे पे भी कई संकट आए, पॉलिटिकली भी आए, हर तरह से आए, लेकिन जो जीव की, चाहे पक्षी हो, मनुष्य हो और पशु वगैरह हो, इनकी जो दुआएं हैं ना, उससे कोई कठिनाई उत्पन्न नहीं हुई। और ऐसे काम करने का मुझे शुरू से शौक है। जो काम कठिन हो उसको हाथ में लेना और उसको लक्ष्य तक पहुंच के उसको सफल उसमें होके और उसका सदुपयोग जनता के लिए मुझे शुरू से शौक है। उसमें एक और उनका भी है। पॉलिटिकल संघर्ष में आपने बात की, आपके सामने भी एक और पॉलिटिकल संघर्ष आमतौर पर दिखाई दे रहा है। जैसलमेर से मानवेंद्र सिंह का नाम आ रहा है, क्या कहना चाहिए? देखो, राजस्थान का वासी हो, भारत का वासी हो और कुछ एक पात्रता के साथ 21 वर्ष से ऊपर की आयु हो, तो कहीं भी वो फाइट कर सकता है, टिकट की मांग कर सकता है। अपने बच्चे बच्ची की सगाई होती है, जब तक सगाई नहीं हो फ्री है, कोई भी उसको डिमांड कर सकता है, मेरे यहाँ सगाई हो, मेरे यहाँ। फिर एक टाइम आता है, सगाई हो जाती है, फिर वो सब बाराती उस बारात में जाते हैं। तो टिकट प्रजातंत्र में कोई भी मांग सकता है। मैं एमएलए हूँ, अच्छे वोटों जीता हुआ, मैंने टिकट मांगी है। और माननीय साहब एमपी रहे हुए हैं, अच्छे घराने से हैं। बाड़मेर जैसलमेर हमारी लोकसभा दोनों जिलों की एक ही है, तो उस हिसाब से उनका हक बनता है, उनके समाज के वोट है यहाँ, तो हक बनता है। अब पार्टी जो हाई कमान है वो निर्णय लेती है, जनता क्या चाह रही है। जैसे मैंने देश आज़ादी के बाद में कांग्रेस ने जो अधिकतम वोट लिए उसमें से मैं हूँ, मैंने 57% वोट लिए। राजस्थान में हम 200 एमएलए जीते हुए हैं सभी पार्टियों के, तो 57% पड़े हुए वोट के वोट लेना या उससे अधिक लेना, हम सिर्फ 14 जने हैं, 186 के वोट कम प्राप्त किए, एमएलए बन गए। तो ऐसे में जो पार्टी है एक रिडायर है, तो पार्टी जो मेरा प्रदर्शन रहा, चाहे जिला परिषद में रहा, मेरी बेटी जिला प्रमुख रही, तब राजस्थान के 33 जिलों में वोट गेन में जैसलमेर जिला 3rd नंबर पे था, 3रे नंबर पे। राजसमंद और दौसा ये फर्स्ट थे, एक आधे % का फर्क था, फर्स्ट सेकंड थे, 3rd पे जैसलमेर था। तो इतनी जो एकदम अनहोनी हो पैसा करके जो पॉलिटिक्स में दिखाया है, तो उस आदमी की टिकट पार्टी नहीं दे, ऐसा होता नहीं है, मेरी सोच है। बाकी निर्णय लेने वाले हमारे पीसीसी है, एआईसीसी है, कई बीच में स्क्रीनिंग चीज़ें होती है, तो निर्णय लेने वाले कमेंट्स कर सकते हैं। और मुझे आशा है कि मेरा जो प्रदर्शन रहा है, चाहे सर्विस के दौरान और चाहे पॉलिटिक्स में आने के बाद, चाहे खेलों में, चाहे जन सेवा में, ऐसे मुझे लगता नहीं कोई अड़चन आवे। आपने कहा पार्टी डिसीजन लेगी। जैसलमेर में अभी डिजाइन बॉक्स के जो सर्वे की बात आ रही है, जो राजस्थान में अशोक गहलोत, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सर्वे करवाए हैं, राहुल गांधी जी भी सर्वे करवाया है, और कांग्रेस पार्टी में कहा जा रहा है कि अब की बार जिताऊ और टिकाऊ कैंडिडेट को टिकट दिया जाएगा। जैसलमेर में पिछले अगर 5 सालों के राजनीतिक इतिहास को देखें तो कांग्रेस के सामने जब भी राजपूत कैंडिडेट को टिकट दिया गया है, उनकी हार हुई है। 5 सालों में 2 बार टिकट मिला है। उनकी कांग्रेस पार्टी का ये प्रयोग विफल साबित होता था। क्या कहना चाहेंगे? ये बात ठीक है। पिछले 10 चुनाव में, मतलब 50 वर्षों में, 50 वर्षों में 2 बार मेरे को टिकट दी गई। मैं एक बार हार गया 13 में, तब पार्टी को वोट मिले, मैंने भी प्रयास किया, मेरे कार्यकर्ता ने किया, पड़े हुए वोटों की 47%, 47%, मतलब वो बहुत अधिक थे। राजस्थान में हम 200 हारे थे एमएलए, 200 जीते 200 हारे,
तो हारने वाला मैं राजस्थान में टॉप पे था अधिक वोट लेने में। फिर मैं जीता 18 में 56.68%। तो ये जैसलमेर के कांग्रेस के प्रत्याशियों के वोट गेन में 15 सरकारों में सबसे टॉप पे था। ये तो मेरा रिजल्ट रहा। 2 बार ब्राह्मण्स को दी 50 वर्षों में, गोवर्धन कल्ला जी को। एक बार वो हारे 35% वोट ली, जहां मैंने 47 ली हार के। एक बार जीते, उन्होंने करीब 47% लिए। मतलब मैं हारा उसके बराबर वोट लेके जीते हो, मेरे हार के बराबर ही वोट थे, जीत गई। और राजपूत समाज को 6 बार दी गई 50 वर्षों में, 6 बार दी गई। एक बार तो जमानत जब्त हुई, 2.5% वोट आए, बाकी 21, 22, 23, 24, अधिकतम 34% आए। तो जीत के लिए आधे से अधिक चाहिए। जीत में ये मानना चाहिए भी डायरेक्ट टक्कर होगी, ये नहीं भी 5 जने खड़े होंगे तो 28 वाला जीत जाएगा। ये तो मुंगेरी लाल के सपने हैं। तो राजपूत समाज को या कैंडिडेट को, समाज का मैं नहीं कहता, कैंडिडेट जो भी तय हुए, उनको 36 कौम है यहाँ, 36 कौम ने स्वीकार नहीं किया, कांग्रेस का प्रत्याशी को स्वीकार नहीं किया। अब या तो जात की वजह से तकलीफ होगी और या व्यक्ति की वजह से होगी। अब मैं शेड्यूल कास्ट से हूँ, साधारणतः सामान्य सीट पे स्वीकार नहीं होता है, लेकिन मेरे को वन वे स्वीकार कर लिया। पार्टी के तो गुण है ही, लेकिन मेरे को भी किया था, मुझे आए। और अब की बार मैं पार्टी का विश्वास करती है, तो मेरा असेसमेंट है, मैंने पिछली बार भी कह दिया था कि मैं इतने वोटों से जीत रहा हूँ। तो अब क्या जो लोगों का रिजवान है, मैं घर घर फिरा हूँ, 70,000 हाउसेज है, मैंने करीब करीब सब जगह मैं जाता हूँ, मेरा परिवार जाता है, 5,000 मेरे कार्यकर्ता है, हर बूथ पे 15 से 20 कार्यकर्ता है। हमारा असेसमेंट है, पिछली बार 57% वोट आए थे, अब की बार पार्टी अगर टिकट देती है 65 से 70% हम लोग गेन करेंगे वोटों का। 30-35% रहे वो कोई भी बांटता रहे। आपने कहा आप मजबूती से दावा कर रहे हैं, आज नहीं पहले से भी आप मजबूती से दावा कर रहे हैं, जैसलमेर में 36 कौम आपके साथ है। राजनीतिक पार्टियां टिकट वितरण करती है कास्ट को देखकर, कास्ट पॉलिटिक्स आज देश की सच्चाई है। लेकिन हम जब जैसलमेर में देखते हैं तो जातियों को जब साथ लेने की बात आती है तो रूपाराम धनदेव कहते हैं कि राजपूत व्यक्ति ने या राजपूत के परिवार ने मेरी शिक्षा करवाई है, और उनकी वजह से अगर आज वो नहीं होते तो मैं भेड़ बकरियां चरा रहा होता। ये जो अपनत्व है, ये कहाँ से आता है? और जैसलमेर की अगर अपन राजनीतिक जातीय समीकरण देखें तो उसमें रूपाराम किस तरीके से बैठ पाते हैं? आप देखिए, यहाँ जैसलमेर राजपूतों की स्टेट थी और डेमोक्रेसी से पहले यहाँ राजा राजपूतों से हुआ करते थे, और वो राजा या नीचे छोटे छोटे जो ठिकाने होते थे ठाकर, ये सभी जातियों के हितों का ध्यान रखते थे, उनको सुरक्षा देते थे। और जो दूसरी जातियां थी वो अपने हिसाब से जो व्यवसाय है वो उस ढंग से उनका सहयोग करते थे। सुरक्षा का कवच हमेशा यहाँ राजपूत रहा। मैं जिस गांव से हूँ, राजपूतों का गांव है, तो हमारे भी हितों का ध्यान राजपूत रखा करते थे जब से सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, और हमारे अच्छे संबंध रहे हैं। तो मैंने कई बार कहा, मेरी पढ़ाई में हर जगह उन्होंने सहयोग किया, और जो अच्छा काम करे उसके बाद में अच्छा उसको कहना चाहिए, नहीं कहता है तो वो इंसान नहीं है। पशु होता है, उसकी भी कोई सेवा करता है, चारा देता है, पानी पिलाता है, वो भी उसको प्यार करता है, चाटता है कि मेरा है। अब इंसान के लिए इंसान करे, उसका कोई लोग गुणगान नहीं कहना चाहिए, वास्तविकता कहना। तो नहीं कहता, मेरे ख्याल से वो इंसान नहीं है, और मेरे में इंसानियत है, जिसने भला किया उनको भला कहना चाहिए। और आज में मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में पहला रिकॉर्ड होगा कि राजनीति के अंदर सामने राजपूत खड़ा हो और बीजेपी का राजपूत हो। बीजेपी अच्छी लगती है राजपूत समाज को। पहले राजाओं का राज था, कांग्रेस का राज आया,
तो उनको लगा भी कांग्रेस ने राज हटा दिया राजाओं का, हाँ। जबकि ऐसा नहीं है। तो उस हिसाब से मेंटेलिटी से राजपूत आज भी 80% ऊपर उनकी मेंटेलिटी बीजेपी की तरफ रहती है। जैसे हम लोग शेड्यूल कास्ट के, हमारी 80% ज़्यादा कांग्रेस में रहती है। तो ये जैसलमेर एक अपवाद है कि मेरे सामने राजपूत खड़े, दोनों ही बार बीजेपी से खड़े, मैं कांग्रेस से खड़ा, और राजपूतों के पड़े हुए वोट 2018 में मुझे 35% मिले। ये हिंदुस्तान का रिकॉर्ड है। मेरे से पहले यहाँ करीबन 9 बार राजपूत खड़े हुए 15 सरकारों में कांग्रेस की तरफ से। वो राजपूत समाज के 20% ज़्यादा वोट नहीं ले पाए, ठीक है, और मैंने 35 ली। तो कहाँ राजपूत समाज ने कोई शेड्यूल कास्ट से या कांग्रेस से ईर्ष्या की? ये एक, अब मैं इस एसेस पे कहा है, पार्टी कोई बुरी नहीं है, व्यक्ति पे। मैंने मान लो 35 बार नौकरी की, मैंने सेवा की, मेरे को सब जातियों ने वोट दिए, फुल दिए। जैसलमेर हम शहरों में कांग्रेस आगे नहीं रहती है, ओवरऑल पीछे रहती है। सीटें 1-2 एमएलए की शहर में मान लो 10 सीटें अपने 3 निकल गई, टोटल वोट जोड़ो तो कांग्रेस करीब करीब अर्बन में पीछे रहती है। मैं अर्बन में यहाँ मैंने 62% वोट हासिल की, 4,500 वोटों से आगे है। अर्बन की मेंटेलिटी थोड़ी बीजेपी ओरिएंटेड है, तो मेरे लिए नहीं हुआ ऐसा। तो मैंने तो ये देखा है कि कोई जात पात नहीं है, आप मन से सेवा करो, आप खुद पक्षपात पूर्ण रवैये से काम करोगे तो पब्लिक आपको स्वीकार नहीं करेगी। अगर आप पक्षपात पूर्ण नहीं करोगे तो जनता उससे आपको डबल देगी जो मुझे दिया है। 24 घंटा से आप राजनीति करते हो? ये राजनीति को लोगों का ने उसका अर्थ गलत निकाल रखा है। राजनीति कोई गाड़ी नहीं है। अपन घर में भी है, परिवार रहता है, तो उसके अंदर भी बडेरा देखता है कि मेरी ये बहू काम ठीक करती है, इस बहू को थोड़ा और कहना है, बेटे से ये काम करना, वो करना, किसकी क्या ड्यूटी लगानी। तो ये सब राजनीति है। अब राजनीति वाले अपने पत्रकार ये सोचते हैं कि राजनीति का मतलब ये नेता खड़ा होना, एक को हराना, एक दूसरे को जीतना, ये नहीं है। राजनीति हर, आप भी हो, आप 2 आदमी आए हो, आप 2 में से कभी आप उसको लंगी लगाना चाहो या आगे बढ़ाना चाहो, तो ये एक सिस्टम है। हर जीव है, पशु पक्षी, वो भी अपने हिसाब से नीति निर्धारण करते हैं। तो ये कोई राजनीति कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके अंदर सिर्फ ये एमएलए एमपी सरपंच वाला ये गीत चलता है। पूरे सिस्टम में, किसी भी संस्थान में, सब जगह राजनीतिक रूप से काम किया जाना चाहिए, और जितनी वो परफेक्ट और सही प्लानिंग होगी उतना ही वो सिस्टम मजबूत होगा। ऐसा सुनने में आया था कि रूपाराम जी जब अपने पूरे काम से घूम लेते हैं, अपने द्वैतों के साथ बैठते हैं और उनके साथ ताश खेलते हैं, और एक वही है जो उन्हें गधा बना देते हैं। हाँ, ये समय हम लोग क्या, हमारी कौम भोली है। हाँ। मेरे को मैं ही भोला हूँ, तो आपने क्या एकदम कह दिया, मैं समझ नहीं पाया। तो ये बात सही है कि आज हर आदमी परिवार में खुशी नहीं हो तो खुश नहीं है। तो मेरे पास दोहिते, भतीजे, छोटे छोटे बच्चे रहते हैं। मैं रात को 10 बजे आता हूँ, 11 बजे आता हूँ, कभी 12 बज जाते हैं। तो बच्चों को उत्सुकता रहते हैं, बड़ा बा आएंगे, नाना जी आएंगे, जगे रहते हैं। अब मैं थका हुआ आके लेट जाऊं तो उनके मन में ठेस पहुंचती है। तो समय पास करने के लिए उनसे खेलते हैं। खेलने में एक ताश भी है, पत्ती। मेरे को ज़्यादा खेलनी नहीं आती है, लेकिन पत्ते पकड़ लेते हैं, थोड़े खेल लेते हैं। फिर बच्चों के साथ खेलते हैं, तो जो हारता है वो ताश की परिभाषा में कहते हैं इसको गधा बना दिया। तो मैं जानबूझ पे थोड़ा गलत पता डाल डूल के हार जाता हूँ। तो फिर वो आजकल मोबाइल में भी गधे वधे की आवाज आती है, तो मोबाइल में निकाल के फिर वो 2 के नाना को गधा बना दिया। वो खुश हो जाते हैं, प्रफुल्लित हो जाते हैं, और मेरा मकसद पूरा हो जाता है बच्चों को खुश करने का। ये बात सही है, ऐसा साधारणतः हम पारिवारिक रूप में करते रहते हैं। क्योंकि राजनेताओं का जो है या नेताओं का दिन भर का जो शेड्यूल रहता है, आज मैं करीब सुबह का 7 बजे हुआ है और 6 बजे मैं यहाँ आया हूँ सुबह, और आप सुबह से निकलते हैं और आप देर रात तक घर आते हैं, और इस दौरान कई लोगों से मिलना होता है, कई लोगों से मुलाकातें रहती है, और दिन भर का काम, दिन भर बिजी शेड्यूल रहता है।
इस बीच में अपने लिए टाइम निकाल पाना, इसके लिए आप क्या प्रयास करते हैं? क्या आप कोई गाना सुनते हैं? क्या आपने कभी कोई मूवी देखी है या आज भी आप मूवी देख रहे हैं? आप सबसे इस राजनीति में है। आप जो भी मूवी वगैरह देखते हो, कुछ चीजें देखते हो, जिसके पास नेचुरल चीजें उपलब्ध नहीं है, हम्म। वो ये करता है, पर्दे भी देखता रहता है। हाँ। मैं नेचर को देखता हूँ। जी। मैं गांव में जाता हूँ, ढाणियों में जाता हूँ, देश विदेश में जाता हूँ। खेलों में मैं इंडिया टीम का मैनेजर बन के थाईलैंड गया, और कई एक्टिविटीज में कई देशों में जाता रहता हूँ। राजस्थान, इंडिया की पूरी स्टेट में जाता हूँ, 650 जिलों में जाता हूँ। तो वहाँ की जो वास्तविकता है, वहाँ का कल्चर है, वहाँ का भौगोलिक स्थिति है, तो मैं देखता रहता हूँ। फिल्म उन्हीं में से कुछ स्पॉट को लेके बनती है, फोटो खींचा बना ली। तो मेरे लिए फोटो देखना या पिक्चर देखना ये कोई अहमियत नहीं है कि वास्तविकता क्या है वो देखिए। अभी देखने का शौक उसी का ही है। जैसे इंडिया के अंदर पॉपुलेशन पर वर्ग किलोमीटर 400 है, राजस्थान में पॉपुलेशन की डेंसिटी 200 है पर वर्ग किलोमीटर। मेरे विधानसभा में 17 है, सिर्फ 17 है। तो मैं जब फिरता हूँ, जैसे इंसान भेड़ बकरी चारता हुआ, खेत में काम करता हुआ, तगारी लिए दिखता है, वहीं रुकता हूँ, उनके 2 मिनट बात करता हूँ, उसकी तकलीफें सुनता हूँ, किस ढंग से वो जीवन जीता है। तो इससे ज़्यादा चीज़ आपको कहीं टीवी की स्क्रीन पे या कहीं भी नहीं मिल सकती। सर्च करो, ये चीज़ें नहीं मिलेगी जो अपन देखते हैं। तो मैं उसी से टाइम पास करता हूँ। टाइम थोड़ा बचता है तो 2-3 घंटे जो सोते हैं, उसके अलावा टाइम मिल जाए गाड़ी में, तो गाड़ी में थोड़ी झपकी ले लेते हैं, चलती गाड़ी में सदुपयोग कर लेते हैं थोड़ा। झपकी लेना आपके यही सदुपयोग है चलती गाड़ी में। चलिए, राजस्थान की बहुचर्चित मानेसर कांड के समय आपकी चर्चा सचिन पायलट गुट में की जा रही थी। बाद में ऐसा क्या हुआ जब आपकी चर्चा फिर अशोक गहलोत गुट में की जाने लगी? और इसमें कहा जा रहा है कि हरीश चौधरी की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही। क्या कहना? देखो, आज ये गुट वगैरह अधिकतर आप लोग पत्रकार हो या मुंह में बैठे बैठे चर्चाएं करते रहते हैं, जिनके पास काम नहीं हो, काम नहीं हो, बैठे हैं पाटे पे बातें कर रहे हैं, उनकी देन है। आज कहीं आपको लगा अगर ये गुट होते तो पायलट साहब को अलग पार्टी बनाते, अशोक गहलोत जी अलग बनाते? सब उसी सिस्टम में काम में लगे हुए हैं। हरी जी है, अशोक गहलोत जी है, सचिन पायलट जी है, और ऊपर से AICC और PCC एक सिस्टम है, कंट्रोल सिस्टम है। कंट्रोल सिस्टम से सब कंट्रोल में आके काम करते हैं। अब छोटी मोटी मन या मतभेद का मामला है, तो एक घर में अपन 8-10 लोग होते हैं, उसमें भी सब एक सुर में गीत नहीं गाते हैं। भजन मंडली होती है, आप भजन सुनो, तो उसके अंदर भी अगर आप उसके सुर में समझते हो, तो कभी कोई बीणा आउट चला जाता है, कभी वो मंजीरे बजाते हो आउट चले जाते हैं, कभी किसी की राग लग जाती है। तो इस बड़े सिस्टम के अंदर पूर्णतः एक सुर में बजे तार, ये संभव नहीं है ही नहीं। भगवान पूरे वर्ल्ड के भेड़े हो जाए ना, तो उनके गीतों में फर्क आ जाएगा। तो ये तो इंसान है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सब एक है। बात आपने हरी जी की कही, तो हरी जी का वो मेरी बहुत इज्जत करते हैं, मुझे पिता तुल्य मानते हैं, लेकिन मैं उनका अनुयायी हूँ। मुझे राजनीति में लाने वाले वो है जो मैं चीफ मिनिस्टर था, मुझे कहा एरिया की नीड है और आप अगर आना चाहो तो मैं मदद करूँगा। तो मैंने कहा भाई आप लाना चाहो, मैं कहीं जाऊँगा नहीं टिकट विकट के लिए। मैं चीफ मिनिस्टर था, टिकटों के लिए लोग घूमते हैं इधर उधर। मैं मेरे ऑफिस से ड्यूटी से आके घर सोया, 1:30 बजे अनाउंस हुआ कि भाई जैसलमेर से टिकट की जाती है। तो वो आदमी मुझे राजनीति में लाने वाले हैं और उनके एक सिद्धांत है राजनीति के, उससे डेविएट नहीं होते हैं, तो मैं उनका फॉलोअर्स हूँ। अशोक गहलोत साहब, पायलट साहब, इनकी हाइट बहुत ऊंची है। पायलट साहब के पिताजी राजेश पायलट साहब, जब वो सेंटर में मिनिस्टर थे, मैं असिस्टेंट इंजीनियर था, तब भी हम उनसे बातचीत वगैरह करते थे। और एक गांव के गरीब आदमी
एक मजदूरी की पढ़ के मैं आईएएन बना तो इनके फादर साहब भी राजी होते थे मुझे देख के कि ये लड़का आगे जाके अच्छा काम करेगा। उनका आशीर्वाद था। और पायलट साहब जब से राजनीति में आए हैं मेरे उनसे बहुत अच्छे संपर्क है, आज भी है। और आप जो कहते हो कि भी क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन मेरे उनसे संबंध कभी भी खराब नहीं रहे। और आगे मेरी तरफ से वो रखे नहीं रखे उनकी मर्जी है, लेकिन मैं उनको भी उनका भी मैं अनुयायी मानता हूँ और हमेशा और रहूँगा। और अशोक गहलोत साहब है, ये तो हमारे मारवाड़ के हैं, ठीक है ना, ये तो हमेशा संरक्षक रहे, सुख दुख में हमारी मदद की है, हमारे यहाँ के हैं। तो इस ढंग से आज ये हिंदुस्तान ऐसा देश है जिसके अंदर मित्र भी असंख्य होते हैं और बॉस भी कई होते हैं। तो ये तीन आदमी है, तीनों ही आदमी जो आपने बताए ये बॉस हैं, इनके सिद्धांतों को मैं फॉलो करता हूँ और ये तीनों ही मुझे अपना मानते हैं। मुझे कोई नहीं मानता ये उधर का है। और मैंने वो कहता है, मेरे उनसे भी संपर्क है, अशोक गहलोत जी से मिलता हूँ, मैं ये नहीं कहता हूँ पायलट साहब को मैं गालियाँ दूंगा, उनसे मेरे अच्छे संबंध है। कोई काम हो तो आपको मैंने रिक्वेस्ट कर, माने नहीं माने उनकी मर्जी है, लेकिन मैं कह सकता हूँ। पायलट साहब को पता है कि रूपाराम जी अशोक गहलोत जी से भी उनके अच्छे संपर्क तो है, इसमें कोई गलत चीज़ तो है नहीं। और दोनों को पता है कि हरीश जी मेरे लिए भाई हरीश कहेगा वही रूपाराम करेगा, ये दोनों को पता है। तो ये चीज़ें कोई इसमें कोई लुका छुपी वाला खेल नहीं है, ओपन है जो ओपन है ओपन रहना चाहिए। मैं देख रहा हूँ आपके गहलोत जी भी है, पायलट जी भी है, नेहरू भी है, बाबा साहेब भी है, सोनिया जी भी है और राहुल गांधी भी है, मतलब आपके लिए सब एक समान है। चलिए मेरा अंतिम सवाल है, रूपाराम जी के सामने आज की तारीख में जैसलमेर में सबसे बड़ा कंपटीटर कौन है? देखो मेरे सामने कौन आता है मैं इसका कभी भी नहीं सोचता। मैं ये सोचता हूँ कि मेरे साथ जो जनता है, निर्णायक है जनता है। 70,000 घर है मेरे विधानसभा में, 2,52,000 वोट है। तो मेरा हमेशा कैलकुलेशन रहती है कि कैसे मैं 60% लोगों को मेरी तरफ अट्रैक्ट करूँ। मैं सामान्य सीट पे हूँ, अगर मैं एससी की सीट पे होता तो एससी के खड़ा होता। मेरे सामने मैडम वसुंधरा जी खड़े हो सकते हैं, राजेंद्र सिंह राठौड़ खड़े हो सकते हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत खड़े हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। तो मैं अगर उस जंजाल में रहूं तो मेरी एनर्जी वहीं वेस्ट हो जाएगी। मेरा टारगेट ग्रुप है 70,000 हाउसेज, जिनकी करीब करीब हमारे यहाँ मोटी मोटी 28 या 29 जातियां हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई यहाँ रहते हैं। सिख और ईसाइयों के वोट कम हैं और हिंदू मुस्लिम के वोटों के बड़े डिगलियां हैं, ठीक है ना। तो मैं उनको देखता हूँ, सामने कौन आवे, सामने वाला मेरे गेडी तो मारेगा नहीं कि भाई उसके पास कितने हथियार है। हथियार तो पब्लिक है। तो पब्लिक, मैं जब असिस्टेंट इंजीनियर लगा था मेरे पास 5% लोग होंगे, ठीक है ना। अब आज तारीख में देखो मेरे जो समा लोग जाति की बात करते हैं तो मेरे SC ST के 19% वोट है। अब 19% वाला कोई MLA थोड़ी बन सकता है। मैंने 57% वोट ली तो मेरे को 38% वोट अन्य ने दिए। अब क्या मैं 65% वोट ले रहा हूँ, मेरे समाज के तो वही 19 ही है और वो कौन से थोड़ा बहुत उनमें बिखराव रहता है। तो ये चीजें, सामने कौन आता है उसको मैं देखता ही नहीं। आज की तारीख में मेरे पास 65% वोट है, सामने कोई भी आवे 65% मुझे देंगे, कोई भी आवे, मैं उनको क्यों देखूं। मैं उनकी तरफ देखूंगा तो पब्लिक का ध्यान नहीं रख नहीं पाऊंगा। तो मैं सिर्फ एंड सिर्फ जो ग्रुप वो आम जन है, उसके अंदर एक छोटे से व्यक्ति का भी मत है, महाराज साहब का भी मत है, दोनों बराबर है, काउंट एक एक ही होता है। तो वो अपना टारगेट ग्रुप है। मेरा टारगेट ग्रुप को नहीं है मेरे सामने कौन आता है, मेरे पक्ष में कौन है, विरोध में कौन है। पक्ष विपक्ष जाके पब्लिक अगर डिविड नहीं होती तो कोई रहे, विपक्ष में क्या फर्क पड़ता है। शुक्रिया। तो ये थे जैसलमेर विधायक रूपाराम। इन्होंने हमारे सवालों का खुल के जवाब दिया और इनका कहना है कि मेरे सामने कोई भी हो, मैंने इन 5 सालों में जो काम किया है उसको देखकर मैं पब्लिक मुझे समर्थन करेगी। शुक्रिया। मेरा नाम कुलदीप है।